Hello everyone, welcome to the Foster Nursing. Well, in this part, I'm continuing the series on abortion. Hello students, I'm hoping that you guys are doing very well, and today I'm continuing my series on abortion. And अभी तक हमने पुरानी वीडियो में पढ़ा था टाइप्स ऑफ अबॉर्शन, जिसमें हमने 4 टाइप्स के बारे में डिस्कस किया, दैट इज थ्रेटेंड अबॉर्शन, inevitable abortion, complete abortion and incomplete abortion. Now today we will continue the remaining types of abortion, that is missed abortion, recurrent abortion and septic abortion. So let's get started with the first one. सो चलिए मिस्ड अबॉर्शन की बात करते हैं कि मिस्ड अबॉर्शन आखिर होते क्या हैं, क्या उनके क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, कैसे उन्हें मैनेज किया जाता है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मिस्ड अबॉर्शन है क्या चीज. मिस्ड अबॉर्शन में क्या होता है, जब फीटस डेड हो जाता है तो फीटस डेड होने के बाद यूट्रस के अंदर ही रिटेन रहता है, वो एक्सपेल्ड आउट नहीं हो पाता. ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं मिस्ड अबॉर्शन. व्हेन द फीटस इज डेड and retained inside the uterus for a variable period is called missed miscarriages. अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की. हमारे पास कोई वुमेन अगर मिस्ड मिसकैरेज के केस के साथ आती है तो हमें क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे. सबसे पहली चीज हमें जो देखने के लिए मिलेगी वो हम जब वुमेन का पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा कि परसिस्टेंटली ब्राउनिश वेजाइनल डिस्चार्ज जो है वो आउटफ्लो होगा उसके वेजाइना के थ्रू. सेकेंड हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, जो भी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स एक वुमेन में हमें देखने के लिए मिलते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन में, वो सारे सिम्टम्स सबसाइड हो चुके होंगे. जैसे कि यूरिनरी फ्रीक्वेंसी हो गया, यूरिनरी अर्जेंसी हो गया, ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट हो गया, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो गई, फटीग हो गया, ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो सबसाइड हो जाते हैं. थर्ड चीज जो है वो है यूट्राइन हाइट का डिक्रीज होना. यूट्राइन हाइट डिक्रीज हो जाती है मिस्ड मिसकैरेज के केसेस में. इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है, जब फीटस डेड हो जाता है तो क्या होता है, जो लीकर एमनी है यूट्रस के अंदर, एमनियोटिक सैक के अंदर, वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है प्लेसेंटा के थ्रू, फीटस के थ्रू. ठीक है, तो इससे क्या होता है, यूट्राइन हाइट डिक्रीज हो जाती है बिकॉज एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट कम हो जाता है. फोर्थ चीज अगर हम देखें तो सिजेशन ऑफ यूट्राइन ग्रोथ. फीटस की ग्रोथ नहीं होती है, फीटस अगर ग्रो नहीं करेगा तो यूट्राइन हाइट नहीं इंक्रीज होगी और धीरे धीरे कम होते जाती है, सीज हो जाती है, यूट्रस आगे ग्रो नहीं कर पाता है. फीटल हार्ट रेट जब हम अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं या जब हम स्टेथ लगा करके अगर सुनने की कोशिश करेंगे फीटल हार्ट रेट, तो वो हमें नहीं सुनाई देगी, वो एब्सेंट मिलेगी मिस्ड मिसकैरेज के केसेस में. फिफ्थ अगर हम बात करें, रियल टाइम सोनोग्राफी रिवील्स एन एम्प्टी सैक और एब्सेंट फीटल मोशंस. जब हम सोनोग्राफी करेंगे तो हमें उस हर सोनोग्राफी में कोई भी फीटल मूवमेंट या मोशन हमें नहीं शो होगा बिकॉज द फीटस इज डेड इनसाइड. राइट, अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट मिस्ड मिसकैरेजेस के 2 तरह से होगा. अब 2 तरह से कैसे होगा वो देखते हैं हम. अगर यूट्रस 12 वीक से लेस है तो एक अलग मैनेजमेंट होगा. अगर यूट्रस 12 वीक से ज्यादा है तो एक अलग मैनेजमेंट होगा. तो सपोज अगर मिस्ड मिसकैरेज 12 वीक ऑफ जेस्टेशन से पहले हुआ है तो किस तरह का मैनेजमेंट होगा, आइए उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं. सबसे फर्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट. इसमें हम क्या करते हैं, हम वुमेन को 800 mg मीजोप्रोस्टोल देंगे वेजाइनली पोस्टीरियर फोर्निक्स में. राइट, उसके बाद क्या होगा कि हम वुमेन को वेट करने के लिए बोलेंगे 48 आवर्स तक. 48 आवर्स के अंदर अंदर जो भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है या डेड फीटस है वो एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा. बट इन केस अगर नहीं होता है तो हम उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर रिपीट करेंगे अगर ऐसा नहीं हुआ तो. एंड अगर ये मेडिकल मैनेजमेंट फेल कर जाता है तो हम क्या करेंगे, अगर मीजोप्रोस्टोल देने से और रिपीटेड डोज देने से भी अगर एक्सपल्शन नहीं होता है डेड फीटस का, तब हमें क्या मेथड यूज करना है, तब हम सक्शन एंड इवैक्यूएशन करेंगे और डायलेशन एंड इवैक्यूएशन करेंगे अगर मेडिकल मैनेजमेंट फेल होता है तो. एंड हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि इन प्रोसीजर्स के साथ में
रिस्क हैमरेज का रिस्क हो सकता है और यूट्रस वॉल्स डैमेज हो जाएं, इनका भी रिस्क रहता है। तो ये हमें हमेशा माइंड में रख के ये प्रोसीजर्स के लिए प्रोसीड करना है। एंड सेकेंड मेथड की बात करते हैं। अगर यूट्रस जो है वो 12 वीक से ज़्यादा है तो हम कैसे इंड्यूस करेंगे। तो इंडक्शन के लिए हम सबसे फर्स्ट प्रोस्टाग्लैंडिन्स देंगे। दिस इज प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग मीजोप्रोस्टोल 200 माइक्रोग्राम टैबलेट हम इंसर्ट करेंगे पोस्टीरियर वेजाइनल फॉर्निक्स में एवरी 4 आवर और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 टाइम्स तक। ठीक है। सेकेंडली मीजोप्रोस्टोल क्या होती हैं, मोर इफेक्टिव होती हैं देन ऑक्सीटोसिन के। सेकेंड हम क्या करेंगे मीजोप्रोस्टोल देने के बाद, ऑक्सीटोसिन 10 से 20 यूनिट्स इन 500 ml NS एट 30 ड्रॉप्स पर मिनट हम स्टार्ट करेंगे। एंड अगर ये ऑक्सीटोसिन का जो डोज है 10 से 20 यूनिट्स इन 500 ml NS एट 30 ड्रॉप्स पर मिनट, अगर ये फेल हो जाता है उस प्रोडक्ट को एक्सपेल्ड आउट कराने में, तो हम ऑक्सीटोसिन का जो डोज है उसको हम एक्सेलेट करेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना, 200 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर मिनट के रेट से हम उसको इंक्रीज कर देंगे। एंड अभी तक हमने मीजोप्रोस्टोल दे दिया वुमेन को, ऑक्सीटोसिन दे दिया, एंड नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, और जब सर्विक्स PGE1 देने से सॉफ्ट हो जाएगी तब हम क्या करेंगे, डायलेशन एंड इवैक्यूएशन करेंगे। PGE1 के अलावा और हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सर्विक्स को सॉफ्ट करने के लिए, डायलेट करने के लिए मैकेनिकल डायलेटर्स यूज़ कर सकते हैं एंड लेमिनेरिया टेंट्स यूज़ कर सकते हैं। इन सब से जब सर्विक्स सॉफ्ट हो जाएगी तो हम इवैक्यूएशन करेंगे। नेक्स्ट मैं आपको इमेज से शो करती हूँ मैकेनिकल डायलेटर्स कैसे दिखते हैं एंड लेमिनेरिया टेंट कैसे दिखते हैं। सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड मिस्ड मिसकैरेजेस, जिसमें हमने डेफिनेशन पढ़ा, क्लिनिकल फीचर्स पढ़े, मैनेजमेंट पढ़ी एंड इमेजेस देखे 2 मिस्ड मिसकैरेज से रिलेटेड। नाउ नेक्स्ट टाइप पे अब हम मूव करते हैं विच इज सेप्टिक अबॉर्शन। नाउ व्हाट इज सेप्टिक अबॉर्शन? बेसिकली सेप्टिक अबॉर्शन इज एनी अबॉर्शन एसोसिएटेड विद क्लिनिकल एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन ऑफ यूट्रस एंड इट्स कंटेंट। एंड सेप्टिक अबॉर्शन एक बहुत लेस कॉमन टाइप है अबॉर्शंस का। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि क्या क्लिनिकल फीचर्स हमें देखने के लिए मिलेंगे सेप्टिक अबॉर्शन वाली वुमेन में। सो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि हम क्या ऐसा क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम बोलेंगे कि ये अबॉर्शन सेप्टिक अबॉर्शन है या ये अबॉर्शन सेप्टिक अबॉर्शन नहीं है। तो चलिए देखते हैं उस क्राइटेरिया के बारे में। सबसे फर्स्ट हमें ये देखना है कि टेम्परेचर जो है वो एटलीस्ट 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट 24 आवर्स या उससे ज़्यादा के लिए इंक्रीज होना चाहिए। पहला क्राइटेरिया हमारा ये है कि टेम्परेचर में राइज होना चाहिए 24 आवर्स के लिए या उससे ज़्यादा के लिए, तब हम बोलेंगे कि ये सेप्टिक अबॉर्शन है। सेकेंड क्या है, जो वेजाइनल डिस्चार्ज वुमेन को हो रहा है वो ऑफेंसिव या पुरुलेंट स्मेली होना चाहिए। थर्ड क्राइटेरिया ये है कि पेल्विक इन्फेक्शन का एविडेंस होना चाहिए, जो उसकी रिपोर्ट्स हैं इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू हमारे पास इनफ एविडेंसेस होने चाहिए कि यस दैट वुमेन वाज सफरिंग फ्रॉम पेल्विक इन्फेक्शन। तो ये 3 क्राइटेरियाज हैं जिनके बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि ये जो अबॉर्शन है ये सेप्टिक अबॉर्शन है या फिर नहीं है। सेप्टिक अबॉर्शन इज बेसिकली रिलेटेड विद इन्फेक्शंस and infection is further related with microorganisms or caused by microorganisms. So let's discuss about that which organisms, which microorganisms are responsible for these type of abortions. So anaerobic के अंदर कौन कौन से microorganisms आएंगे? Bacteroid groups, Fragilis, anaerobic streptococci, Clostridium welchi and Tetanus bacillus. एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करें तो उसके अंदर आएंगे इर्शीशिया कोलाई, दैट इज ई कोलाई, क्लेब्शिला, स्टेफाइलोकोकस, स्यूडोमोनास एंड हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। बेसिकली ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ये एंडोजीनस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एंड नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं ये वुमेन के वेजाइना के अंदर। एंड दिस हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस इज द ओनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज एक्सोजीनस। ऑर्गेनिज्म की बात करें कि मोर कॉमन कौन सा होता है, तो मिक्स्ड इन्फेक्शन इज मोर कॉमन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लिनिकल ग्रेडिंग।
क्लिनिकल ग्रेडिंग में हमने 3 ग्रेडिंग्स में इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट ग्रेड में क्या है, इन्फेक्शन इज लोकलाइज्ड इन द यूट्रस, मतलब इस ग्रेड के अबॉर्शंस में क्या होता है, जो इन्फेक्शन है वो सिर्फ यूट्रस के अंदर ही लोकलाइज्ड रहेगा, स्प्रेड नहीं होता। एंड इन ग्रेड सेकेंड जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड हो जाता है यूट्रस के आउटसाइड भी टू पैरामीट्रियम, ट्यूब्स, फेलोपियन ट्यूब्स एंड ओवरीज और पेल्विक पेरिटोनियम तक। एंड इन ग्रेड 3 जो इन्फेक्शन है वो जनरलाइज्ड, मतलब पेरिटोनियम तक आ जाता है, एंडोटॉक्सिक शॉक, जॉइंटिस एंड एक्यूट रीनल फेलियर, रीनल किडनीज को भी अफेक्ट करना शुरू कर देता है, या किडनीज भी अफेक्ट हो जाती हैं जब इन्फेक्शन ग्रेड 3 का हो। तो देयर आर 2 स्टार पॉइंट्स हेयर। जो ग्रेड 1 के इन्फेक्शंस हैं वो कॉमनेस्ट होते हैं एंड यूजुअली एसोसिएटेड होते हैं विद स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस के साथ में, एंड जो ग्रेड 3 है वो यूजुअली एसोसिएटेड होते हैं इलीगल इंड्यूस्ड अबॉर्शंस के साथ में। एंड नॉर्मली एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि ग्रेड 1 किसके साथ एसोसिएटेड है एंड ग्रेड 3 कौन से अबॉर्शंस के साथ यूजुअली एसोसिएटेड होते हैं, तो ये हमें ध्यान में रखना है। इन्वेस्टिगेशंस की अगर बात करें सेप्टिक अबॉर्शंस के लिए, तो इन्वेस्टिगेशंस में हम सबसे फर्स्ट करते हैं सर्वाइकल और हाई वेजाइनल स्वैब्स। ये स्वैब्स हम इसलिए लेते हैं, इन्हें हम कल्चर के लिए भेजते हैं। कल्चर हम इसलिए कराते हैं बिकॉज हमें ये पता चल जाए कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्वॉल्व है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नेचर क्या है, वो ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, जिसके बेसिस में हम ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ डिसाइड करेंगे कि ग्राम पॉजिटिव के लिए हम कौन सी ट्रीटमेंट चलाएंगे और ग्राम नेगेटिव के लिए कौन सा ट्रीटमेंट चलाएंगे। सेकेंड, सेंसिटिविटी को डिटेक्ट करने के लिए सेंसिटिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू एंटीबायोटिक, राइट। एंड सेकेंड करते हैं हम ब्लड फॉर हीमोग्लोबिन के लिए। इसमें हम एस्टिमेट करते हैं टोटल और डिफरेंशियल काउंट क्या है WBCs का, एंड ABO एंड RH ग्रुपिंग के लिए। अल्ट्रासोनोग्राफी पेल्विस और एब्डोमेन हम करते हैं डिटेक्ट करने के लिए इंट्रायूट्राइन रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को, कि इंट्रायूट्राइन यूट्रस के अंदर प्रोडक्ट कंसेप्शन जो है वो रिटेन्ड है या नहीं है, कोई फॉरेन बॉडी इंट्रायूट्राइन या इंट्रा एब्डोमिनल। फ्री फ्लूइड को डिटेक्ट करने के लिए पेरिटोनियल कैविटी में एंड पाउच ऑफ डगलस में, इसके लिए हम अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं। सेप्टिक अबॉर्शन के जो केसेस हैं उनका मैनेजमेंट क्या होता है, उनका मैनेजमेंट होता है सबसे फर्स्ट हम वुमेन को या पेशेंट को हम हॉस्पिटलाइज्ड करते हैं। हॉस्पिटलाइज्ड करने के बाद हम एंटीबायोटिक्स वुमेन के लिए स्टार्ट करते हैं, बिकॉज सेप्टिक अबॉर्शन के होने का कारण इन्फेक्शन था, तो उस इन्फेक्शन को हमें ट्रीट करना होगा, तो एंटीबायोटिक्स हम स्टार्ट करेंगे। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वेस्टिगेशन करने पे हमें ये पता लगता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, तो हम उसके लिए पेनिसिलिन G 5 मिलियन यूनिट्स IV एवरी 6 आवर्स स्टार्ट करेंगे। पेनिसिलिन के साथ ही साथ हम एम्पिसिलिन देंगे उसको 0.5 से 1 ग्राम IV एवरी 6 आवर्स। अगर बैक्टीरिया जो है वो ग्राम नेगेटिव है तो हम जेंटामाइसिन स्टार्ट करेंगे 1.5 mg पर kg IV एवरी 8 आवर्स। एंड सेकेंडली जेंटामाइसिन के साथ साथ सिफ्ट्रिएक्सोन स्टार्ट करेंगे IV एवरी 12 आवर्स। और एनारोबिक अगर बैक्टीरिया है तो उसके लिए हम मेट्रोनिडाजोल 500 mg IV एवरी 8 आवर्स एंड क्लिंडामाइसिन 600 mg IV एवरी 6 आवर्स यूज करेंगे। अब हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है मेडिकल अबॉर्शन यूजिंग मिफेप्रिस्टोन एंड methotrexate कैन बी डन अप टिल हाउ मेनी डेज ऑफ प्रेगनेंसीज। द ऑप्शंस आर 63, 74, 94 एंड 84। अब अगर बात की जाए WHO के अकॉर्डिंग, तो WHO के अकॉर्डिंग इट इज़ 9 वीक्स विच इज़ 63 and 63 is the right answer. But अगर इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में it is 7 weeks. But हम WHO का कंसीडर करेंगे and right answer to this question is 63 days. Next बात करते हैं recurrent miscarriages. Now what is recurrent miscarriages? अगर किसी वुमेन के अंदर 3 या 3 से ज़्यादा continuously, no not continuously, it is consecutive. अगर किसी वुमेन के अंदर 3 या 3 से ज़्यादा कॉन्जिक्यूटिव स्पॉन्टेनियसली अबॉर्शंस हो रहे हैं 20 वीक से पहले, उसे हम बोलेंगे रिकरेंट मिसकैरेजेस। अब बात करते हैं इनके टाइप्स की कि रिकरेंट मिसकैरेजेस के कौन से टाइप्स होते हैं।
तो टाइप्स होते हैं प्राइमरी रिकरेंट अबॉर्शंस एंड सेकेंडरी रिकरेंट अबॉर्शंस। अगर प्राइमरी रिकरेंट अबॉर्शन देखें तो इसमें क्या होता है कि इसमें वुमेन की कोई भी हिस्ट्री नहीं होती पैरिटी की, मतलब उसने एक भी बार पैरिटी अटेन नहीं की होती, एंड कॉन्टिन्यूसली 3 अबॉर्शंस की हिस्ट्री देखने के लिए मिलती है। जबकि सेकेंडरी रिकरेंट अबॉर्शंस में क्या होता है कि यहाँ पे वुमेन के अंदर पैरिटी की हिस्ट्री प्रेजेंट होती है एंड उसके बाद में 3 कॉन्टिन्यूस अबॉर्शंस हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब अगर हम बात करें कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रिकरेंट अबॉर्शन ड्यू टू कॉन्जेनाइटल एनोमली इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा रिकरेंट अबॉर्शन का ड्यू टू कॉन्जेनाइटल एनोमली, तो इसका आंसर जाएगा बैलेंस ट्रांसलोकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। ये डायरेक्टली एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा। सेकेंडली, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रिकरेंट अबॉर्शन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अगर हमसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्पेसिफिकली पूछे कि किसकी वजह से कंजेनाइटल एनोमली की वजह से क्या कॉज होगा, तो वो है बैलेंस ट्रांसलोकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। बट अगर उसने नहीं पूछा कि किस वजह से या क्या कॉज होगा, तो हमें अगर सिंपली पूछा है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रिकरेंट अबॉर्शन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो उसका आंसर जाएगा इडियोपैथिक। एंड नेक्स्ट है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रिकरेंट अबॉर्शन इन सेकेंड ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर में मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा? अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात की जाए तो सेकेंड ट्राइमेस्टर का मोस्ट कॉमन कॉज है सर्वाइकल इनकम्पिटेंस। हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, कि रिकरेंट मिसकैरेज के केसेस को कैसे मैनेज किया जाता है। अगर रिकरेंट मिसकैरेज का कॉज जो है वो जेनेटिक है, तो उसके लिए हम जो भी कंसेप्शन का प्रोडक्ट होता है उसकी कैरियोटाइपिंग की जाती है फ्यूचर मिसकैरेजेस के लिए, और ये मैंडेटरी होती है। सेकेंडली, अगर देखा जाए कि कॉज सर्वाइकल इनकम्पिटेंस है रिकरेंट मिसकैरेजेस के लिए, तो इसको ट्रीट करने के लिए हम सर्कुलेज ऑपरेशन करते हैं। सो आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे सर्विकल इनकम्पिटेंस क्या होता है, सर्कुलेज ऑपरेशन क्या होता है, शिरोडकर ऑपरेशन क्या होता है, मैकडोनाल्ड्स ऑपरेशन क्या होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। So thank you guys for watching, and if you like my video, please do like, share and subscribe. And you can also follow us on Instagram, and for that I will mention the link in the description box.